शायद उसमें सवाल शुरुआत कर ली थी कि इतने वर्षों में 2 गुना या 3 गुना हो जाता है तो परसेंटेज रेट क्या होगा। बट आइए उसी में हम अब आगे सवाल देख रहे हैं। एक और सवाल इसमें बनता है जो कुछ नए पैटर्न का और बढ़िया सवाल होता है। ए सर्टेन सम, एक निश्चित धन, ए सर्टेन सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर, एक निश्चित धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ए सर्टेन सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बिकम 9 टाइम्स, तब यह कितने वर्षों में 9 गुना होगा। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बिकम 9 टाइम्स, तब वह कितने वर्षों में 9 गुना होगा। देखना पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। बड़ा इजी सवाल है ये, बड़े मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। लेकिन पहले हम देखते हैं कंसेप्चुअली। अगर इसमें किताबी मेथड देखेंगे तो किताबी मेथड क्या करती है कि सबसे पहले कहेगी कितना गुना हुआ है, पहले 3 टाइम्स। इसका मतलब अगर 100 रुपए रखे थे तो कितने रुपए मिल रहे हैं, क्या 300 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा क्या उसे। 100 तो उसका खुद का है, इसका मतलब 200 रुपए का इंटरेस्ट उसे मिला है। 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट होगा अगर, तो रेट मालूम नहीं। और ऐसा कितने वर्षों में हुआ है, 15 वर्षों में। हमने इसे सॉल्व किया तो रेट आ जाएगा 200/5, 40/3। हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट रहेगा 40/3% का। मैंने ये रेट निकाला कि फिर किस रेट से ये पैसा इतना गुना हुआ होगा। अब वो कह रहा है कि उसी रेट से अगर रखा जाए 200/15 ही है। 15 से कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, 5 3 और 40। फिर हमने ये चेक किया कि अगर इसी इंटरेस्ट रेट से पैसा रखा जा रहा है और कितना गुना हो रहा है, 9 टाइम्स। मुझे बताइए कि 9 गुना का मतलब आप क्या समझे। 100 रुपए के कितने रुपए मिले, 900 रुपए। तो इंटरेस्ट 900 मिला क्या, इंटरेस्ट कितना मिला, 800 रुपए का। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपए। रेट हमें मालूम है 40/3 का है और टाइम हमसे पूछा जा रहा है इंटू 100। मैंने सॉल्व किया इसे तो 800 इंटू 3/40 और मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 वर्षों में ऐसा होगा। तब हमने कहा कि 60 वर्षों में। लेकिन ये मेथड है और इतना समय एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं होता है। आइए देखना डायरेक्ट आंसर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सीधे आंसर, आप लोग बस मुझे इतना बताइए कि पहले इंटरेस्ट कितना कमाया आप लोगों ने, पहले इंटरेस्ट कितना कमाया, 200। ये कैसे, 100 के 300। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको उसे कितने समय तक रखना पड़ा, 15 वर्ष तक रखना पड़ा। अब तुम चाहते हो कि 9 गुना हो जाए, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट मिल जाए, 800 रुपए ना। 100 के 900 रुपए मिल रहे, तो मतलब इंटरेस्ट कितना चाहते हो। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए 15 वर्ष रखा है, तो 800 रुपए कमाने के लिए कितने वर्ष, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी सभी का मल्टीप्लाई होगा। हमने कहा 60 वर्ष रख दीजिए। ऑब्वियसली बात है, 4 गुना सिंपल इंटरेस्ट चाहते हो तो 4 गुना समय के लिए रख दो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसमें मुझे ये नहीं देखना है कि कितना गुना हो गया, मुझे इस बात पर गौर करना है कि मुझे इंटरेस्ट पहले कितना मिला और अब कितना चाहता हूं। इंटरेस्ट जितना गुना वो कहता है इंटरेस्ट उससे कम होता है। जैसे 3 गुना मतलब 200 रुपए का इंटरेस्ट 15 वर्षों में, 9 गुना मतलब 800 रुपए का इंटरेस्ट कितने वर्षों में। 4 गुना इंटरेस्ट चाहिए तो 4 गुना समय कर दीजिए। सर मुझे तो ऐसे करना पड़ेगा ना। हाँ, जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिनकी मेंस में लिखना होता है मैथ्स में, यही तरीका रहेगा। बट डायरेक्ट मान लो कि अगर
सवाल में समय नहीं है और 2-3 सेकंड ही बचे और एक सवाल दिख रहा है, तो आंसर तो लिख ही देंगे ताकि वो जितने भी नंबर देना चाहे दे सके। फिर ट्राई करिएगा एक सवाल आप इसी पैटर्न पर। ए सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ इन 20 ईयर, एक निश्चित धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। ए सर्टेन सम 4 टाइम इन 20 ईयर्स, एक निश्चित धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट्स बिकम 16 टाइम, तब यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट्स बिकम 16 टाइम्स, तब यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। 4 गुना 20 वर्षों में, तो 16 गुना कितने वर्षों में। तो 100 वर्षों में। पहले कितना गुना हुआ, 4 गुना, मतलब ब्याज कितना कमाया, 300 रुपए। कितने वर्षों में, अब वो 16 गुना चाहता है, मतलब ब्याज कितना चाहता है, कितने वर्षों में। बस आप इतना ध्यान देना इन सवालों में कि कितना गुना हो रहा है, उसका कोई महत्व नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए इस बात का इंपॉर्टेंस ये है कि वहां इंटरेस्ट पहले कितना मिल रहा था और अब आप इंटरेस्ट कितना चाहते हो। देखना कई लोग जल्दबाजी में आंसर कैसे निकालेंगे। 4 गुना 20 वर्षों में, तो 16 गुना उन्हें दिख रहा होगा, डायरेक्ट 4 बार कर दिया ना चाहिए, तो 80 आएगा। जबकि सही आंसर क्या होगा, 100। क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं कि कितना गुना हुआ, महत्वपूर्ण ये कि पहले ब्याज कितना मिला और अब ब्याज कितना चाहते हैं। 300 की जगह तुम 600 ब्याज चाहोगे तो डबल कर डालिए समय को। कर पाएंगे इस टाइप में लिखना। फिर नेक्स्ट टाइप के सवाल इसी में अभी। A sum was put at simple interest on a certain rate for 3 years. A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. एक निश्चित धन सरल ब्याज पर 3 वर्ष के लिए रखा जाता है। एक निश्चित धन सरल ब्याज पर 3 वर्ष के लिए रखा जाता है। Had it been put at 2% higher rate, यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर रखा जाए। Had it been put at 2% higher rate, यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर रखा जाए। It would have fetched, FATCHED, it would have fetched rupees 360 more, यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर रखा जाए तो हमें 360 रुपए अधिक मिलते हैं। फाइंड द सम, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। तब मूलधन ज्ञात कीजिए। आइए देखना जरा, मुझे आप ये बताइए कि 360 रुपए ज्यादा क्यों मिल रहे हैं। रेट ज्यादा है। ब्याज की रेट 2% ज्यादा है। इसका मतलब दूसरी बार जो ब्याज मिला होगा और जो पहली बार ब्याज मिला होगा उनमें डिफरेंस कितने का है, 360 रुपए का है। तो दूसरी बार जो पैसा रखा था, माना कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, x था,
ब्याज की रेट माना दूसरी बार जितनी पहली बार थी उससे 2% ज्यादा है और 3 वर्षों के लिए रखा गया था। पहली बार मूलधन x था, ब्याज की रेट r थी 3 वर्ष के लिए 360 रुपए। एलसीएम ले लिया मैंने 100, सॉल्व किया तो 3rx प्लस 6x, 3 इंटू 2 6 इंटू x तो 6x माइनस 3rx इज इक्वल टू 360, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा तो 36,000 हम कहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 6,000। लेकिन इधर ध्यान देना प्लीज, 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर, ये तो मेथड है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। मुझे तुम ये बताओ 360 रुपए क्यों ज्यादा मिल रहा है? 2% ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट। 1 साल में तुम 2% ज्यादा कमाओगे, 2 साल में, 3 साल में 6%। 6% ही तुम्हें ज्यादा मिला ना, वो कह रहा 360 ज्यादा मिला, इसका मतलब 6% 360 रुपए के बराबर है। तो 100% कितना, 100 इंटू 360/6 सॉल्व कर देंगे आप तो आंसर आएगा 6,000, आंसर आएगा 6,000। 6% मैंने कहां से लाया? 2% 3 वर्ष के लिए। जितना परसेंटेज ब्याज ज्यादा मिला, वो कह रहा है 360 रुपए ज्यादा मिले, तो मैंने कहा भाई उतना परसेंट ब्याज 360 के बराबर, इतना ही समय लगना चाहिए इसमें। वो मेथड है और ये डायरेक्ट आंसर। इस वाले में दूसरी बार जो इंटरेस्ट मिला वो पहली बार से 360 रुपए ज्यादा है। तो माना प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, दूसरी बार ब्याज की रेट कितनी थी, पहली बार से 2% ज्यादा, और कितने वर्ष, नीचे 100। फिर पहली बार में प्रिंसिपल अमाउंट x था, ब्याज की रेट r थी, 3 वर्ष। एलसीएम लिया 100, क्रॉस मल्टीपल तो ये हो गया 3x, 3x का मल्टीप्लाई r में 3rx, 3x का मल्टीप्लाई 2 में 6x, 3rx। सॉल्व करते चले गए, x की वैल्यू आ जाएगी। करिए ट्राई। The simple interest on a certain sum of money, the simple interest on a certain sum of money, एक निश्चित धन पर सरल ब्याज 2.5 वर्षों के लिए, एक निश्चित धन पर सरल ब्याज 2.5 वर्षों के लिए, a certain sum of money, the simple interest on a certain sum of money for 2.5 years, for 2.5 years at 12% per annum, at 12% per annum is rupees 40, is rupees 40 less than the simple interest, एक निश्चित धन पर सरल ब्याज 2.5 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर के आधार पर, 2.5 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर के आधार पर 40 रुपए कम मिलता है, is rupees 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum, for 3.5 years at 10% per annum, 40 रुपए कम मिलता है यदि इस धन को 3.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर रखा गया होता, यदि इस धन को 3.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर रखा गया होता की तुलना में एट 10% पर एनम, फाइंड द सम, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। देखना मैं सवाल समझा दे रहा हूं आप लोगों को। सवाल ये कह रहा है कि पहली बार हमने पैसा रखा था 2.5 वर्षों के लिए 12% के इंटरेस्ट रेट पर, हमें नहीं मालूम कितना ब्याज मिला। दूसरी बार हमने पैसा रखा 3.5 वर्षों के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पर दूसरी बार जो पैसा रखा तो 40 रुपए में पहली बार से क्या मिल रहा है, ज्यादा। पहली बार हमें 40 रुपए कम मिले थे, तो इसका मतलब वो फिर से कहना चाह रहे हैं
SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 40। ट्राई करके देखिए इसमें। बताइए मुझे, दूसरी बार में माना प्रिंसिपल अमाउंट x है, दूसरी बार कितने वर्षों के लिए रखा था? मतलब 7/2 वर्षों के लिए, 3.5 वर्षों के लिए। किस इंटरेस्ट रेट पर? 10% इंटू 100 माइनस, माना प्रिंसिपल अमाउंट x था, पहले कितने समय के लिए रखा था? किस इंटरेस्ट रेट पर? सॉल्व कर दिया मैंने, नीचे एलसीएम आ गया 200, 70x 60x, तो 10x ये हो जाएगा 8000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 800 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। ये मेथड है, पर इतना समय एग्जाम हॉल में नहीं होता है, इतना टाइम नहीं लेंगे हम इस सवालों में। थोड़े से व्यवहारिक चलिए आप लोग ना, तो बहुत जल्दी आंसर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। मुझे आप ये बताना, पहली बार आपने कितने वर्षों के लिए पैसा रखा है? 2.5 वर्ष। किस इंटरेस्ट रेट पर? इसका मतलब पहले साल 12% मिलेगा, अगले साल 12% मिलेगा। कितना परसेंट हुआ? 24। और आधे वर्षों में कितना मिलेगा? 6%। कुल कितना परसेंट ब्याज तुमने कमाया पहली बार? 30%। और दूसरी बार 3.5 वर्षों में 10% के हिसाब से 10, 10, 10 और 5, कितना परसेंट कमाया? 35%। कितना परसेंट तुम्हें ज्यादा ब्याज मिल रहा है? कितना परसेंट? पर ये तो कह रहा है कि तुम्हें ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है? 40 रुपए। इसका मतलब जो 5% ज्यादा मिला वो 40 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर? 100 इंटू 40, और आंसर आ जाएगा 800। क्या सेकंड तरीका समझ में आया है? 30 कैसे? 12% के हिसाब से 2.5 वर्षों में इंटरेस्ट कितना होगा? 12 और 12 24, और आधे 6%, 30% इंटरेस्ट कमाया। और दूसरी बार 3.5 वर्षों में 10% के हिसाब से 35%। दूसरी बार 5% ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है, वो कह रहा है नहीं 40 रुपए ज्यादा कमाए, तो 5% 40, तो 100% 800 रुपए होंगे। तरीके देखिएगा, ये मेथड इतना लंबा नहीं, डायरेक्ट आंसर। आइए लिखना, आखिरी सवाल इसमें कैसा बनता है? ए सम ऑफ ₹1550, 1550 रुपए इज लेंट आउट इनटू 2 पार्ट्स। 1550 रुपए 2 भागों में सरल ब्याज पर दिए गए। A sum of ₹1550 is lent out into 2 parts। 1550 रुपए 2 भागों में सरल ब्याज पर दिए गए। 1 at 8% and another 1 at 6%।
एक भाग 8% ब्याज दर पर और दूसरा 6% ब्याज दर पर। 1/8 6% एंड अनदर 1/8 8%। एक भाग 6% और दूसरा भाग 8% ब्याज दर पर। मतलब दो हिस्सों में ब्याज दिया गया, एक 6% पर और एक 8%। इतना याद रखिए। इफ द टोटल एनुअल इनकम इज ₹106, यदि वार्षिक ब्याज 106 रुपए इस पर मिलता हो। इफ द टोटल एनुअल इनकम इज ₹106, यदि वार्षिक ब्याज 106 रुपए मिलता हो। फाइंड द मनी लेंट एट ईच रेट, तब प्रत्येक ब्याज दर पर कितने रुपए दिए गए होंगे। तब प्रत्येक ब्याज दर पर कितने रुपए दिए गए होंगे। इतना इक्वेशन बनाइएगा कि 1550 रुपए दो भागों में दिए गए। माना पहले भाग में x रुपए दिए गए और दूसरे भाग में फिर 1550 माइनस x। माना ये 6% पर और ये 8% पर। तो पहली बार मिलने वाला ब्याज और दूसरे भाग पर मिलने वाला कुल ब्याज 106 रुपए साल भर का है। सॉल्व कर लीजिए बस इसे आप। तब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लीजिए। पहले में प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा x, इंटरेस्ट रेट 6% एक वर्ष के लिए। दूसरे में हो जाएगा 1550 माइनस x प्रिंसिपल अमाउंट, फिर 8% एक वर्ष के लिए और कुल 106 रुपए। एलसीएम 100 आ जाएगा। 6x प्लस 80 40 और 4 44 और 8 और 4 12 8x 106। उसको उधर भेज दीजिए तो 6x माइनस 8x ये आ जाएगा माइनस 2x। 12,400 माइनस 2x 10,600। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12,400 माइनस 10,600 2x। सॉल्व कर दीजिए। 10,000 12,000 400 में से 10,600 जाएंगे, कितना बचेगा 1800। तो x की वैल्यू आ जाएगी 900 रुपए। हम कहेंगे कि 900 रुपए इस पर और बचे हुए फिर 650 रुपए इस इंटरेस्ट रेट पर दिए गए होंगे। फिर दोहरा रहा हूं मैं। पहले मैंने माना कि दो भाग में एक भाग x है, दूसरा भाग 1550 माइनस x है। दोनों भागों का कुल ब्याज 106 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट पहला इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट दूसरा इक्वेशन, दोनों का जोड़ 106 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए। सॉल्व करते चले गए तो वैल्यू सॉल्व करने पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। सॉल्व करते चले जाएंगे तो 1800 2x, तो x की वैल्यू 900, मतलब 900 रुपए 6% के इंटरेस्ट पर दिया गया है। तो 650 रुपए 8% के इंटरेस्ट पर। यहां आप एलिगेशन भी लगा सकते हो जल्दी आंसर लाने के लिए। एक तरफ 6%, एक तरफ 8% और एक तरफ एवरेज इंटरेस्ट। एवरेज इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1550 रुपए पर ब्याज कितना मिला, तो एक साल में 1550 पर 106 रुपए का ब्याज किस इंटरेस्ट रेट पर मिला होगा वो निकालना पड़ेगा
और फिर एलिगेशन लग जाएगा। पर ये मेथड में भी आंसर जल्दी आ जाता है। इतनी वैरायटीज पॉसिबल होती हैं सिंपल इंटरेस्ट में। लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट को अगर शो किया जाए तो फार्मूला इंटरेस्ट का कुछ ऐसा बनता है, Pn इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। यहां डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं बताया जाता, यहां मिक्स अमाउंट निकाला जाता है। 10,000 के मान लो 11,000 मिल गए तो हम कहेंगे कि 1,000 का इंटरेस्ट मिला होगा। मतलब यहां डायरेक्ट मिक्स अमाउंट मिलेगा, फिर हम उससे इंटरेस्ट बताएंगे प्रिंसिपल अमाउंट को हटाकर। 10,000 के 12,000 मिल गए तो 2,000 का इंटरेस्ट 10,000 माइनस कर देंगे। लिखते चलना वहां पर Pn प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, Pn n वर्षों के पश्चात का मूलधन है। प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, n वर्षों के पश्चात का मूलधन है। P प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, P प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। R इंटरेस्ट रेट पर एनम, R वार्षिक ब्याज की दर, एंड N नंबर ऑफ ईयर वर्षों की संख्या। क्या आपको याद आ रहा है ऐसा कई फार्मूला हमने यूज किया था किसी चैप्टर में? धुंधला धुंधला सही से ही। परसेंट के टॉपिक में पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यही फार्मूला हम यूज करते थे, लेकिन वहां मैंने इस फार्मूले का यूज नहीं किया था। वहां मैं क्या करता था कि अगर 10% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो 110/100, 110/100 जितने वर्षों के लिए वो कहेगा। यहां भी मैं इस फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, ये केवल दिखाने के लिए। पर यहां एक नई बात आपको क्या सीखनी वो समझना। जनरली आप लोग ये समझते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ष के एंड में काउंट होता है, तो ऐसा जनरली होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 टाइप का होता है, एनुअल मतलब वार्षिक, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, और क्वार्टरली तिमाही। इसका मतलब हो सकता है कि ब्याज की गिनती वर्ष के एंड में हो सकता है ब्याज की गिनती हर 6 महीने में करके वो ब्याज जोड़ता हो सकता है कि वो ब्याज की गिनती हर 3 महीने में करके ब्याज जोड़ता हो। मंथली भी हो सकता है कि हर एक महीने में ब्याज जोड़कर वो आगे बढ़ा देता होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कई टाइप का होगा, हमें इन तीनों पर ध्यान देना है, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। एनुअली का मतलब 2 वर्षों में 2 एनुअली कंप्लीट होंगे, लेकिन 2 वर्ष में क्वार्टरली हाफ ईयरली कितने होंगे? 4। क्वार्टरली कितने होंगे? 8, क्योंकि क्वार्टरली मतलब 1 वर्ष में 4, तो 2 वर्षों में 8 बार उसकी काउंटिंग होगी। पहला बेसिक सवाल देखना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एट 10% पर एनम, 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर, एट 10% पर एनम, फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ब्याज की गिनती वार्षिक होगी। इस लाइन पर ध्यान देना वो कैसा लिख रहा है, तो कंपाउंडेड एनुअली ब्याज की गिनती वार्षिक होगी। इधर ध्यान देना, पहला सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझिएगा।
इस फार्मूले का कोई यूज नहीं, बस जो लोग मेंस लिखेंगे वो लिख देंगे फार्मूले को और फिर सीधा यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने वर्षों के लिए, सॉल्व कर देते हैं। 3 बार क्यों लिखा मैंने, 3 साल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब 1331 और एक जीरो बच गया है 13,310। पर ये आंसर नहीं है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें इतना मिलेगा, तो पहले 10,000 था ही, इंटरेस्ट होगा 3,310, इंटरेस्ट होगा 3,310 रुपए का। ये 13,310 फिर क्या है, कंप्लीट अमाउंट, मिक्स्ड अमाउंट, जिसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। अगर इंटरेस्ट ही पूछा जाए तो प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा। कर पाएंगे इसमें, लिखना इसमें एक महीने वाला सवाल दे रहा हूं मैं भी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000, 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000, 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए एट 15% पर एनम, 15% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर, फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 वर्ष 4 महीनों के लिए, फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ, 2 वर्ष 4 महीनों के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ब्याज की गिनती वार्षिक होगी। देखो ये सवाल अभी टिपिकल क्यों बन गया, 2 वर्ष होता तो आप लोग क्या करते, 15% है ना, 115/100, 115/100 2 बार कर लेते, अरे ऐसा ही इक्वेशन बन जाता ना। पर इन 4 महीनों का क्या करोगे, नहीं, महीनों को यहां वर्ष में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि वर्ष में अगर उसे बदलोगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा और फार्मूले में n पावर में है, इसलिए कभी भी फ्रैक्शन में पावर आएगी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटर क्या होगा, 15% ब्याज कितने महीनों का है, 12 महीनों का है, तो 4 महीनों का ब्याज जितना लगेगा उतना ब्याज लोगे, 15% तो ले नहीं पाओगे। तो इसमें महीनों को वर्ष में नहीं बदलते हैं, इसमें क्या करते हैं, जितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट रेट को उतने महीने बदल देते हैं। जैसे 2 वर्ष 4 महीनों में, 2 वर्ष का तो 15% आएगा, लेकिन 4 महीनों के लिए 12 महीने का इंटरेस्ट 15% है, तो 4 महीनों का कितना होगा, 4 गुना 15, 4 3 5%। इसका मतलब इक्वेशन बनना चाहिए फिर, प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है, 115/100, 115/100 और 105/100। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? 115 क्यों, इंटरेस्ट रेट है, और 2 बार क्यों, 105 क्यों, आखिरी के 4 महीनों का। मतलब इसमें आपने क्या याद रखना है, हम इस प्रकार के सवालों में मंथ को ईयर में चेंज नहीं करते। वाइल इंस्टेड वी कन्वर्ट परसेंटेज ग्रोथ रेट या परसेंटेज रेट फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, उसकी जगह पर हम उस पर्टिकुलर महीनों के लिए उतना इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में कहीं लिख लेना ताकि रिवीजन में बात याद आ जाए। सॉल्व करिए फिर कितना आ रहा है आंसर।
आइए देखना, 115 5 से कैंसिल किया, 23 20 23 20 21 20, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 23 का स्क्वायर 529 गुना में 21। अब मैं 21 का टेबल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 21 का टेबल 9 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। मैं 529 का टेबल पढ़ता हूं सीधा। 529 से कम 529, रिमाइंडर आ गया 52, कैरी हो गया 52। 529 का डबल, तो 530 का डबल होता है 1060, 2 माइनस कर दिए 1058, जोड़ दिया मैंने 10 11 11,109, प्रिंसिपल 8,000 था, 3,109 रुपए का क्या मिला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधा 529 का टेबल पढ़िए, कैलकुलेशन को छोटा करिए ताकि जल्दी आंसर आ सके, क्योंकि 21 का टेबल पढ़ोगे भी तो 9 बार पढ़ने में तकलीफ जा सकती है। बेटर होगा कि आप 529 को 1 बार पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है। इन दोनों ही सवालों में ब्याज की गिनती कैसी हो रही थी, एनुअली या हाफ ईयरली? अब मैं आपको वो सवाल दिखा रहा हूं जिसमें ब्याज की गिनती हाफ ईयरली होगी। लिखना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000, 32,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 इन 1 ईयर 6 मंथ, 1 वर्ष 6 महीनों के लिए, एट 10% पर एनम, 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर। 1 वर्ष 6 महीनों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यदि ब्याज की गिनती अर्धवार्षिक हो। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यदि ब्याज की गिनती अर्धवार्षिक हो। इक्वेशन क्या बनाओगे, इक्वेशन बता दो हमें बस। कितने पैसे हैं, 32,000 रुपीज। फिर 110 कैसे लिख सकते हो, काउंटिंग कितने की कर रहे हो तुम, हाफ ईयरली, तो क्या पूरा साल भर का इंटरेस्ट ले लोगे उससे, आधे महीने में, आधे वर्ष में? लोग मारेंगे तुम्हें अच्छी तरह से। 105 बटे और कितनी बार, क्यों 3 बार? काउंटिंग हाफ ईयरली के बेस पर 1.5 वर्ष में 3 बार होगी। सॉल्व कर दिया मैंने इसे, 21 20 21 20 21 20, 3 0 से 3 0 कैंसल, 8 से कैंसल किया 4 बार, 4 गुना में 21 का स्क्वायर 441, 21 से 1 बार 84, 21 गुना में 4 84 और 2 86, 21 से 4 बार 84 और 8 92, 4 24, 10 18 36 और 37,044 रुपीज। पर पहले पैसा कितना था, 32,000। हम कहेंगे कि 5,044 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा। क्या याद रखना है, अगर आप काउंटिंग हाफ ईयरली कर रहे तो इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट आप बता रहे हो वो पर एनम की बता रहे हो, तो आप हाफ ईयरली में हाफ इंटरेस्ट लेंगे। अगर क्वार्टरली होता तो
1/4 इंटरेस्ट लेते फिर उतना हम क्वार्टरली जोड़ लेते। एक सवाल क्वार्टरली का भी लिख दीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, 16,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, 16,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एट 20% पर एनम, 20% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर। एट 20% पर एनम, 20% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर। फॉर 9 मंथ, 20% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर 9 महीनों के लिए। कंपाउंडेड क्वार्टरली, ब्याज की गिनती प्रत्येक तिमाही पर होगी। कंपाउंडेड क्वार्टरली। नहीं, बताइए इक्वेशन क्या बनाया? 16,000 फिर 105 बटे क्यों 20% था। 3 महीने के 4 पीरियड खत्म होंगे तो 5% का इंटरेस्ट, और ऐसा कितनी बार? 3 बार। तो 21 20 21 20 21 20, 3 0 से 3 0 8, हम कहेंगे 4 4 1 21, तो यह आ जाएगा 21 से एक बार 4 84 86 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 12 4 और 1 5 और 18,522, पहले 16,000 रखे थे, 2,522 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2,522 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि अगर वो क्वार्टरली काउंट करेगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टरली लिया जाएगा, अगर वह हाफ ईयरली काउंट करेगा तो इंटरेस्ट रेट भी हाफ लिया जाएगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट पर एनम का दिया जाए तो। लिखना इसमें डबल ट्रिपल वाले सवाल कैसे बनते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर, एक निश्चित धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर के आधार पर 2 गुना हो जाता है। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर, एक निश्चित धन चक्रवृद्धि ब्याज दर के आधार पर 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर, एक निश्चित धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8 टाइम्स, तब वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, तब वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा।
तो इसके पहले जो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था वो इजी सवाल होते हैं, लेकिन ये थोड़े टिपिकल है, पर हम इसमें ट्रिक्स भी देखेंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। आइए पहले देखना मेथड। पहले कितना गुना हुआ है वो 2 गुना, तो यहां कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा था, यहां तो कितना गुना सीधा लिखा जाएगा। तो माना 2x हुआ, पहले वो x अमाउंट था, किस इंटरेस्ट रेट पर मालूम नहीं, लेकिन कितने वर्षों में, तो मैंने इसे कहा ये पहला इक्वेशन हो गया। अब कितना गुना चाहता है 8 गुना, कितने वर्षों में। क्या इस इक्वेशन को आप 2 के फॉर्म में बदल पाओगे? 8 को 2 में बदल सकते हो? 2 का क्यूब लिख दिया मैंने इसे, और मैं तो जानता हूं ना कि 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 + r/100 की पावर 15। ये 2 की वैल्यू और उसका होल क्यूब 1 + r/100 की पावर n। याद रखना कहीं भी x की पावर m उसकी होल पावर m, x की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने इसे सॉल्व किया तो 1 + r/100 45, 1 + r/100 n, ये कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 45 वर्ष। मैं कहूँगा कि 45 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। लेकिन अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो ऐसे मत हल करना। आइए देखना कैसे हल किया जाता है डायरेक्टली। पहले समझ लीजिए 2 गुना कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो 8 गुना को आप लिखेंगे कि वो 2 की पावर 3 गुना पूछ रहा है, तो 2 की पावर जितना आ जाए उतने का मल्टीप्लाई हो गया उत्तर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं कहूं 3 गुना 20 वर्षों में, तो 9 गुना मतलब 3 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे उसे 9 नहीं 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया 40 वर्षों में। फिर से 5 गुना 40 वर्षों में, तब 125 गुना कितने वर्षों में, मल्टीप्लाई किसका किसमें, तो हम कहेंगे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो गया उत्तर 120 वर्षों में। आपको यह देखना है कि वो कितनी पावर को पूछ रहा है। जितनी पावर पूछेगा पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं भी सवाल जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई सवाल बना तो वो सवाल फंक्शन का होता है, जो अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट नहीं होता है। इसलिए अरिथमेटिक में फिर वो हमेशा पावर के सवाल पूछता है। बाकी ये मेथड है। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं, जो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से मिलकर बनते हैं। उस टाइप के सवालों को हम देख रहे हैं। लिखना, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। एक निश्चित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। एक निश्चित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर एट 10% पर एनम, 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर, एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹631। एक निश्चित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 10% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर 2 वर्ष के लिए ₹631 हैं। 2 वर्ष के लिए ₹631 हैं। फाइंड द सम, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। देखना पहला सवाल है इसमें। ऐसा सवाल कहीं भी आ जाए ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज करिएगा। पहला,
किताबी मेथड है, ये सबसे लेंदी मेथड होगा, पर ये मेंस वाले लोग ध्यान दे बस। माना कि पहला इक्वेशन तो क्लियर हुआ कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का कह रहा है वो 631, शुरुआत यहां से होगी। माना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x रुपए, तो मुझे बताना सिंपल इंटरेस्ट x रुपए पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 20x/100 इतना ब्याज मिला होगा। किस हिसाब से, ये लिखा है किस हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट 20x/100, x रुपए रखने पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो माना 100 रुपए रखे, x रुपए रखे थे, 110/100, 110/100 सॉल्व कर दिया हमने, तो 121x/100। पर ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो टोटल अमाउंट है। अगर मैं टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट हटा दूं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसे हटा दूं, तो 121x 100x/100, तो 21x/100, ये क्या मिला आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, 21x/100, 20x/100, 631, एलसीएम आ गया 100, 21x माइनस 20x 631, 63,100 रुपए। ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, बट ये मेथड मैं पसंद नहीं करता हूं, ये बहुत ही लेंदी मेथड है। जिनका मेंस होगा, जो सब्जेक्टिव एग्जाम में मैथ लिखेंगे, वो लोग ऐसा यूज करें। दूसरा तरीका देखना, मान लेते 100 रुपए थे हमारे पास, मान लिया हमने कि 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए दे दूं, तो 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना ब्याज कमा रहा होगा मैं, 20%। और अगर मैं 100 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दूं, तो 2 वर्षों में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 121 रुपए मुझे मिलेंगे। मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 21%। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस तब जब आपने 100 रुपए रखे थे, या 1 रुपए का डिफरेंस ले लेते, 1 रुपए का डिफरेंस जब आपने 100 रुपए रखे थे, कितने रुपए का डिफरेंस चाहता है एग्जामिनर, सॉल्व कर दीजिए। ये दूसरा तरीका है, बट इसके लिए मैं एक स्पेशल फार्मूला या ट्रिक्स दे रहा हूं आप लोगों को, आप उसी से ट्राई करिएगा ऐसे सवालों को। D इज इक्वल टू P R/100 का स्क्वायर। D का मतलब डिफरेंस, ये स्पेशल ट्रिक्स है केवल डिफरेंस के सवालों के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, 631 प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट रेट 10% का है, तो 631 1/10 का स्क्वायर 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ये ट्रिक्स आप लोग याद रखिए ऐसे सवालों में। बाकी तीनों में से जो आपको लगे ये एक्स का मेथड है वो 100 रुपए के बेस पर है, और वह स्पेशल ट्रिक्स है ऐसे सवालों में जहां एग्जामिनर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर आपको सवाल पूछता है। पर यह बात ध्यान देना कि वो जो ट्रिक्स है वो केवल 2 वर्षों के लिए ही लागू रहेगी। 3 वर्ष हुआ तो फिर इसे अप्लाई कर देना, पर जनरली 99% केसेस में सवाल 2 वर्षों का ही बनेगा। जो भी तरीका यूज करना चाहो उसे आप यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है।
आइए लिखिएगा, इसी पैटर्न पर एक सवाल आप ट्राई करना, ट्रिक से ट्राई करिएगा डी वाले से। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 18,000 रुपए पर, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 18,000 रुपए पर, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000, on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 18,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 405 रुपए हैं, 2 वर्ष के लिए 405 रुपए हैं। ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 इन 2 years will be 405। What was the rate of interest per annum? तब प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या रही होगी? What was the rate of interest per annum? तब प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या रही होगी? ये भी इंटरेस्ट रेट होता है कभी। D इज इक्वल टू पी आर बाय 100 की स्क्वायर, डिफरेंस है 405, प्रिंसिपल अमाउंट है 18,000, इंटरेस्ट रेट हमें बताना है। सॉल्व कर दिया हमने, 405 बटे में 18,000 आर बटे में 100, सॉल्व कर दिया मैंने, इसे 9 से कैंसिल किया, 9 4 36, 45 2000 आर बाय 100 का स्क्वायर, 5 से कैंसिल किया, 9 400 आर बाय 100 का स्क्वायर, 3/20 का होल स्क्वायर, आर बाय 100 का स्क्वायर। हम कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, आर आ जाएगा 3/20 × 100 और ये आ जाएगा आर 15%, 15%। हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम का होगा, तब जाकर इतना डिफरेंस आ पाएगा। आखिरी सवाल इस टॉपिक में जो बनता है, आइए देखना। इस टॉपिक के इस सवाल की हमें उम्मीद है कि कोई बड़ी एग्जाम इसे पूछ सकती हैं। लिखिए सवाल कैसा होगा। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate, the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum
the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is, यदि 6% वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक वसूली जाए, यदि 6% वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक वसूली जाए, तब परिणामी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज, यदि 6% वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक वसूली जाए तो परिणामी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? क्या सवाल समझ में आया है? सवाल की खूबी है कि सवाल ही समझ में आ जाए, बड़ी बात है। जो 6% उसको आप लेना चाहिए, तो फिर इफेक्टिव कितना होगा? क्या लगता है कि वो कुछ चेंज होगा? तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति पहले साल भर के बाद ब्याज जोड़ने वाला था, उसने 6 महीने में ब्याज जोड़ दिया, तो अब अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा यह पूछा जा रहा है। तरीका देखना, मुझे मान लीजिए कि 100 रुपए का पैसा रखा था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 6% मतलब 106/100, अगले साल 106 रुपए मतलब 6 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। कब? अगर साल भर के बाद वसूला जाए। लेकिन अर्धवार्षिक वसूला जाए तो 103/100 कितनी बार? क्योंकि इंटरेस्ट रेट आधा हो जाएगा ना, पर 2 बार हो जाएगा वो। तो 2 बार अगर मैं वसूलूंगा तो 103 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 10 गुना में 3 30 60, 106/100। तब अगले साल जो ब्याज मिलेगा कंप्लीट 106.09 मतलब 6.09 परिणामी इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। अब जो वार्षिक वसूल रहे थे, अगर वो अर्धवार्षिक वसूली जाए तो इंटरेस्ट रेट फिर 6 की नहीं मिलती है, वो फाइनली टोटल कितना मिल पाएगा? 6.09। यह आपको इतना बड़ा वैल्यू नहीं दिखता होगा, लेकिन कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति का 100 अरब रुपए एसबीआई में है, और एसबीआई पहले कंप्लीट ईयर के बाद जोड़ती थी, अब तो क्वार्टरली जोड़ती है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हाफ ईयरली किया था, तो देखो उस व्यक्ति को बेनिफिट कितना हुआ? 0.09%। कोई बड़ा नहीं, लेकिन 100 अरब के लिए अगर हम कहें तो 0.09 का मतलब होगा 90 करोड़। 90 करोड़ का फायदा हो गया उस व्यक्ति को इस 0.09% की वजह से। इतना चेंज आ जाता है यहां पर। अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो, देखो मैं क्या सवाल पूछ रहा था, 6% हाफ ईयरली कितना होगा? तो 6.09% होगा। अगर डायरेक्ट आंसर निकालना हो ना, जैसे मुझसे कोई कहे कि 12% अगर हाफ ईयरली वसूला जाए तो कितना होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं कि 12.36 होगा। देखो कैसे, 12 का आधा करो, स्क्वायर कर दो उसका, पॉइंट करके जोड़ दो उसमें। फिर से देखना, 16 का हाफ पर अगर हाफ ईयरली लिया जाए 16% को, तो हाफ ईयरली कितना होगा? वो 8 का स्क्वायर हो गया 16.6। देखना 6 को लिया था हमने, 6 का हाफ ईयरली लिया जाए, 3 का स्क्वायर, 0 को लगाकर 2 के बाद आना चाहिए दशमलव। क्या डायरेक्ट तरीका समझ में आ रहा है? इफेक्टिव मामले में जहां वो कहेगा कि अगर हाफ ईयरली लिया जाए तो इफेक्टिव कितनी होगी, अगर कोई चीज को इंटरेस्ट को साल भर ना वसूल कर अर्धवार्षिक वसूला जाए तो फिर इफेक्टिव रेट कितनी आएगी। अगर क्वार्टरली कहेगा तो फिर मेथड से निकालना पड़ेगा हमें, पर हाफ ईयरली अगर वो कहें तो हम हाफ ईयरली वसूल करने पर कितना इफेक्टिव आएगा वो डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना परिणामी आएगा। और इसी के साथ गणित नाम का यह विषय समाप्त होता है। कल से नया बैच है 4:15 से, जो भी आपका छूटा है। रैंकिंग किस में आता है? रीजनिंग में आता है। नहीं, रैंकिंग हो चुका रीजनिंग में शुरुआत में ही।
शुरुआत में आपका नहीं हुआ होगा, तो जिनका नहीं हुआ होगा रोटेशन में वो नेक्स्ट इसमें कर लेंगे।